बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा नौशीन ज़हरा है और मेरे साथ पैनल में हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद और डॉक्टर मोहम्मद अवैस। हम लोगों का ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से है। डॉक्टर कमाल कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डॉक्टर अवैस ने ट्रेनिंग इन्फेक्शियस डिजीज में की हुई है। हम लोग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पिछले 2 साल से कोरोना से नबर्द आजमा है और हमारा डिपार्टमेंट फोर फ्रंट्स पे है जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट में मशगूल है। हम लोग 24/7 अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, लेकिन आज जो ये वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम कोरोना से हटकर उन इन्फेक्शंस पे बात करेंगे जिससे हमारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लू के पेशेंट, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, निमोनिया, टीबी, यूटीआई वगैरह। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज प्रोफेसर डॉक्टर कमाल अहमद से करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमाल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर कमाल, बुखार के साथ जो मरीज आपके पास ओपीडी में आते हैं, उनमें आमतौर पे अंडरलाइन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? डॉक्टर नशीन, शुक्रिया आपका, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर एक बहुत अच्छे खासी तादाद जो ओपीडी में आते हैं मरीजों को, उनमें जो कॉमन कम्युनिटी उनको बुखार हो रहा होता है। अब बुखार की क्या वजूहत हैं हमारे सेटअप के अंदर, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पाकिस्तान में जो कॉमन चीज़ें हमें देखने में आती हैं ओपीडी के अंदर, ये पेशेंट बुखार से आते हैं, उनमें एक तो टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ सीजन से ये मुख्तलिफ तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं इसके अंदर जो है। तो जो कॉमन चीज़ें हमें अमूमन जो पेशेंट कंपनी के साथ आते हैं, जब उनको बुखार हो रहा होता है, तो उसमें फिर हमें इसकी हिस्ट्री उनसे लेना पड़ती है, इसके अंदर थोड़ा एग्जामिनेशन करना पड़ता है ताकि हमें पता चल सके कि किस टाइप का बुखार है, इसके अंदर क्या टेस्ट कराने से क्या ट्रीट करना है। अच्छा, तो जो मलेरिया के केसेस होते हैं उसमें मरीज किन अलामात से आता है? अच्छा, मलेरिया जो है इसमें उसके बहुत खास पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं या समझने से अंदर अलामत होती हैं। उसमें जो है पेशेंट आगे ये बताता है उसे शदीद सर्दी के साथ बुखार लग रहा है, शदीद कपकपी तारी होती है। अब अगर आप उससे पूछें तो वो कहता है कि मुझे बार कंबल चादर की जरूरत पड़ जाती है। इसके अंदर सर्दी शदीद लगती है, 1 से 1.5 घंटे शदीद सर्दी लगती रहती है, उसके बाद उसे शदीद गर्मी महसूस होती है, इसके अंदर पसीना आता है और बुखार बाद दफा दवा लेने से बुखार दवा ली बुखार उतर जाता है। और ये इसके जो है बुखार के एपिसोड जो होते हैं, ये बुखार दिन में एक दफा आता है, बाद दफा बस हर 24 घंटे बाद आता है, बस 48 घंटे बाद आता है। तो ये टाइप की हिस्ट्री अगर होती है तो हमें फौरन कंक्लूड कर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनमें जो मलेरिया है पेशेंट्स के अंदर। तो टेस्ट क्या कराने चाहिए हमें इस केस में? अच्छा, मलेरिया के लिए टेस्ट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं इसके अंदर और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट भी आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट इसके अंदर एक मलेरिया टेस्ट होता है MPICT, और ये बहुत जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके अंदर। तो ये सबसे पहले इस पेशेंट में जिसका सस्पेक्ट करते हैं मलेरिया, तो इसमें टेस्ट फौरन करा लेना चाहिए। इससे रिजल्ट 1 से 2 घंटे बाद इससे भी जल्दी आ जाता है। दूसरे टेस्ट तो जो हम इसके अंदर चूंकि हम लाइव जा रहे हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि इसके बचाव के क्या तरीके होते हैं कि हम मलेरिया से कैसे बच सके? अच्छा, मलेरिया से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है कि आप जो है एक तो घर का आसपास पानी जमा ना होने दें इसके अंदर। दूसरे ये है सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें इसके अंदर, जो है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सेकंड, घरों के अंदर जो है आपकी जो है जाली लगी होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि मलेरिया मच्छर जो है घर में आके काट ना सके इसके अंदर। एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप बाहर निकले हैं मलेरिया सीजन के अंदर, जो है रेनी सीजन के बाद मलेरिया इंसिडेंस बढ़ जाता है, तो जब बाहर निकले तो लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहने या ऐसी दवाएं लगाएं जिससे मॉस्किटो रिपेलेंट कहते हैं, वो चीज लगा कर रखें तो ये मच्छर को काट ना सके। अच्छा डॉक्टर कमाल, ये मच्छर से फैलने वाली एक और मर्ज भी है जो हम पे बार बार हमला आवर हो रही है। मेरा इशारा डेंगू फीवर की जी तरफ हाँ, है, तो आप बिल्कुल इसका सही कह। आपका क्या एक्सपीरियंस है डेंगू के बारे में? इससे डेंगू हमारे यहाँ बहुत अरसे से है और ये हर 7 दिन में 3 या 4 दफे ऐसी पीक्स आती हैं इसके अंदर। और बहुत ज्यादा जब भी डेंगू पीक सीजन आता है तो बेतहाशा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी मेहनत करके डेंगू से बचा जा सकता है। इसमें वही चीज है कि क्यों मच्छर है, खास इसमें मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से होता है, तो मच्छर से बचाव के लिए तमाम तरह के एहतियात करने चाहिए। जिसमें यही है कि एक तो आपके घर आसपास में पानी जमा ना हो, उसके अंदर जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। इसके अंदर जो है घर से बाहर निकले तो लॉन्ग स्लीव वाले कपड़े पहने, इसके अंदर जो है मस्कुलर रिपेलेंट लें, तभी आप डेंगू से और मलेरिया दोनों से बच सकते हैं, क्योंकि दोनों मच्छर के काटने से होते हैं।
तो इसमें आपको एहतियात बहुत जरूरी होती है। तो ये जो डेंगू के केसेस हैं, इनका कोई इलाज मौजूद है जो डेफिनेट डेंगू हॉस्पिटलाइज हम का, करते हैं पेशेंट को? हाँ देखिए डेंगू करने से शदीद बुखार होता है इसके अंदर, और दो तीन अलामत होती है, मरीज आता है इसके अंदर, एक तो उसे बहुत तेज बुखार होता है, दूसरी एक तो कमर में शदीद दर्द होता है, या आंखों की आंखी पुतलियों से तकलीफ महसूस हो रही होती है इसके अंदर। दो खास आए थे, बहुत तेज बुखार, उसके बाद जो है इसके अंदर कमर में दर्द होता है। इसलिए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो होते हैं, जैसे उल्टी मतली भी हो रही थी, नौजिया भी हो रहा है, जिसमें दर्द, पेट में दर्द, ये सब अलामत होती हैं डेंगू के इसके अंदर। अब ये है कि हर पेशेंट को डेंगू में एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट डेंगू एडमिशन की जरूरत होती है जिनके प्लेटलेट कम हो रहे हो इसके अंदर, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, उन पेशेंट को एडमिट किया जाता है। अदरवाइज मेजोरिटी पेशेंट जो है उनको सिम्टोमेटिक थेरेपी, जैसे बुखार को कम करने पैंडोल दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे हाइड्रेशन अच्छी रखें इसके अंदर, उसे प्लेटलेट चेक कराते रहें इसके अंदर, उससे आप मेजोरिटी पेशेंट को एडमिशन जरूरत नहीं पड़ सकती इसके अंदर। और दूसरी चीज, ऐसे पेशेंट जो डेंगू में सस्पेक्ट है उनको एंटीबायोटिक यूज ना की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अच्छा, एंटीबायोटिक अभी जितना बचे। जी माफ बोलिए। कत्ता कलामी की माफी, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया है कि किस जी जी। लेवल ऑफ प्लेटलेट्स पे आपको प्लेटलेट लगते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि जो रिकमेंडेशन है उसमें 15,000 या 10,000 कम प्लेटलेट हो, या अगर पेशेंट कहीं से ब्लीड कर रहा, उस सूरत में आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज पेशेंट अगर स्टेबल है, वेटली स्टेबल है इसके अंदर, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से टाइफाइड आता है और अभी भी वो कंटिन्यूअसली हम टाइफाइड के पेशेंट्स भी देखते रहते हैं। तो आजकल जो टाइफाइड आ रहा है उसमें आपने क्या तब्दीली या बदलाव देखा है? जी हाँ, ये बहुत आपने अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर। क्यों, अब टाइफाइड में थोड़ी चेंजेस हैं इस हिसाब से कि पहले टाइफाइड सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता था इसके अंदर, लेकिन अब जो टाइफाइड का पैटर्न आ रहा है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं XDR टाइफाइड या MDR टाइफाइड, इसमें टाइफाइड का जरासीम जो है बहुत से ड्रग से रेजिस्टेंस हो चुका है, और कॉमन हमें एंटीबायोटिक जो टाइफाइड को पहले कवर कर लेती थी, अब वो उनको कवर नहीं करती हैं। इसमें पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, और जो एंटीबायोटिक यूज होती हैं बहुत महंगी एंटीबायोटिक है, उनका कोर्स भी तकरीबन 14 दिन तक, कम से कम 14 दिन तक कोर्स चलता है इसके अंदर। तो इसमें बेहतर ये है कि पेशेंट जो है एहतियात बहुत ज्यादा करे, भारी खाने पीने चीजों से एहतियात करे इसके अंदर, और जो है अपने हाथ जब भी खाना वाना खाए हाथ धोकर खाना खाए इसके अंदर, ताकि इस टाइप के टाइफाइड से बचा जा सके। तो ये जो टाइफाइड है इसकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होने की क्या वजूहात है? इसकी वजूहत ये है, एक तो इसमें थोड़ा स्ट्रेन चेंज हुआ है इसके अंदर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो एंटीबायोटिक की बात है, डॉक्टर हमारे जनरल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं एंटीबायोटिक, एडिकेट डोज में एंटीबायोटिक यूज नहीं करते, और टाइफाइड को प्रॉपर ट्रीट नहीं करते उसके अंदर जो एंटी। और दूसरे पेशेंट की बात हम बहुत जल्दी करते हैं, जैसे उनको बुखार हो रहा होता है, एक दिन में बुखार नहीं होता है तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर प्रेशराइज करते हैं कि अच्छी से दवा नहीं तो पेशेंट 2 दिन में सही हो जाए इसके अंदर। तो एक चीज तो ये टाइफाइड की जो जेनेटिक्स होती है इसमें थोड़ी चेंजेस आएंगे इसके अंदर, और सेकंड ये कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर यूज इसमें प्रॉब्लम करता है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है कि हमारे माशरे में ये चीज बहुत कॉमन है कि जरा सा गला खराब हुआ या खांसी हुई तो मरीज जाता है और जाके किसी भी फार्मेसी से एंटीबायोटिक खरीद के खाना शुरू कर देता है, जिसकी बिल्कुल वजह सही। से जी माशरे में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब इसके अलावा देखें, हमारा जो पोल्ट्री है या ये जो एनिमल्स हैं इनको भी बाकायदा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि वो बीमार ना हो और उनकी पैदावार या जो उनकी सलाहियतें बढ़ती रहे। तो ये जानवर और इनका गोश्त भी कंट्रीब्यूट करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पैदा होने में। तो हमें बिल्कुल बहुत सही एहतियात बात है। करनी चाहिए, एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए और ओवर द काउंटर दवाइयां लेकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर मैं ऐड करूंगा, जी पूरा इससे ड्यूरेशन एंटीबायोटिक कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है इसके अंदर। ये नहीं कि अगर 2 दिन में आप फायदा हो गया बुखार का आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी, उससे ये होता है कि उसमें उस जगह के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर से, तो हमेशा जी पूरा हाँ, कंप्लीट कोर्स करना चाहिए इसके अंदर। जी यही चीज हम लोग यूटीआई में भी देख रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। तो आपका क्या मुशाहिदा है उसमें यूटीआई के सिलसिले में? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बहुत मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स का सामना है, जी इस हाँ पे बिल्कुल कुछ ये। रोशनी डालेंगे? जी हाँ इससे वजह, हाँ
इसी वही वजह जो मैंने बताई कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक करते हैं इसके अंदर जो है, और जो है जो फैक्टर होते हैं, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, इसलिए वजह क्या हो रही है इसके अंदर, उससे सही नहीं करते। बेसिकली बाद दफा होता है यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार हो रहे होते हैं, इसमें स्टोन्स होते हैं इसके अंदर, या किसी मेल पेशेंट है प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है इसके अंदर जो है, तो जब तक ये चीजें रहेंगी तो इनमें बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे इसके अंदर। तो जब तक चीज करेक्ट नहीं करेंगी, ये इन्फेक्शन बढ़ते रहेंगे इसके अंदर। आप एंटीबायोटिक कोर्स करते रहेंगे, और एंटीबायोटिक कोर्स अगर करेंगे, कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे, या सेंसिटिव हिसाब से एंटीबायोटिक यूज नहीं करेंगे, तो हमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल। बात कर रहे थे कॉमन इन्फेक्शंस जो कि ओपीडीज में जिसके साथ पेशेंट लैंड करते हैं, और वो इन्फेक्शन भी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, जो बेवजह एंटीबायोटिक्स के मिसयूज की वजह से कम्युनिटी में पैदा हो जाते हैं, और ऐसे लोग, उनको बहुत सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस का सामना होता है और बहुत महंगा इलाज फिर करना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि अभी तक तो ज्यादातर कॉमन ये नॉलेज होती है कि हम बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं, चाइल्डहुड में सारी इम्यूनाइजेशन होती है, लेकिन ये एडल्ट वैक्सीनेशन क्या है, और एडल्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासीम। अच्छा, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज नोटिफाई करवाया है। हमारे पास एडल्ट इम्यूनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम देख रहे होते हैं कि हमारे सर्टेन एज ग्रुप के लोग, स्पेशली जो 60 ईयर से ज़्यादा के लोग होते हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं, और स्पेशली उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। फिर या तो हाउस होल्ड उनके ऐसे मेजर्स होते हैं, कई जगह जहाँ पे प्रॉपरली मेजर्स अवेलेबल नहीं है, लकड़ियों के चूल्हों पे खाना बनाया जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर उन पेशेंट्स के फेफड़े कमजोर होते हैं और वो इजीली इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ता है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास इसके अंदर। स्पेशली इन्फ्लुएंजा एक खास किस्म का वायरस है जिसकी हर साल एक नई स्ट्रेन आती है, वो अपने आप को म्यूटेट करके लेकर आता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें वैक्सीन करवानी चाहिए, जो कि अच्छे सेंटर्स के अंदर इजीली अवेलेबल है, और वंस ईयरली इसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। फिर हमारे पास एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो कि बहुत ही कॉमन कॉज है बैक्टीरियल नमूनिया का। इसके अगेंस्ट में भी वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है, जो कि 5 ईयरली होती है। हम इसको करवा सकते हैं, एंड इट कैन प्रोटेक्ट बहुत सारे केसेस के अंदर। फिर अब हम जानते हैं, हमारे पास पिछले दिनों में हम सब ने, आपने, हमने कोरोना के खिलाफ डील किया, कोरोना के अगेंस्ट में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि नमूनिया से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत इजीली अवेलेबल है। अपार्ट ऑफ दिस हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, जो कि इजीली अवेलेबल होती है, होनी चाहिए वैक्सीन। फिर उसके अलावा हमारे पास दीगर ऑप्शन भी हैं, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके हवाले से हम उसको गाइड करते हैं। तो वैक्सीनेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, हमारा चूंकि शो लाइव है, हमें एक क्वेश्चन आया है कि यंग एडल्ट्स को कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए। जैसे HPV की वैक्सीन के बारे में लोग पढ़ते हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें कि ये किन लोगों को लगवानी चाहिए, और जो यंग एडल्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर नसीम, देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, मगर ये यंग स्पेशली अनमैरिड लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी क्रॉस ट्रांसफर हो सकता है आपके जो पार्टनर है उस तक, और इसकी वैक्सीनेशन स्पेशली टीन एज ग्रुप के अंदर टिल 22 इयर्स ऑफ एज, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर इसकी वैक्सीनेशन करा दें। इट विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू, बल्कि आपके काउंटर जो पार्टनर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। फिर ऑन दी अदर हैंड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज अ वेरी वेल नोन कॉज ऑफ मैलिग्नेंसीज, कैंसर होते हैं उसकी वजह से, तो हम उस कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ऑब्वियसली वैक्सीनेटेड हैं। हाँ, तो अगर हम लोग अवेयर होंगे एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में, तो फिर हम इन ऑप्शंस को भी यूज करेंगे, और हमें अपने डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए और जाके इसके बारे में पूछना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बुजुर्ग हजरात हैं, इनमें नमूनिया काफी जानलेवा होता है, और आपने जिक्र भी किया कि कुछ वैक्सीन के नाम बताए कि वो लगवा लें, तो फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन या वैक्सीन अगेंस्ट नीमोकोकाई, ये इनको नमूनिया से बचाती हैं। ये बुजुर्ग हजरात इतना नमूनिया से ससेप्टेबल क्यों होते हैं, और इतना जानलेवा क्यों होता है नमूनिया इनमें?
अच्छा देखिए डॉक्टर नौशीन, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, बहुत सारे बुजुर्ग अफराद जो हैं उनकी पास में हिस्ट्री होती है कि स्मोकिंग रही होगी, फिर ऑक्यूपेशनल ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें किसी वजह से उन तक जो है वो, फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है। अपने इन प्रोफेशन की वजह से उनकी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके फेफड़े कमजोर होते हैं, सो उनकी अंदर इन्फेक्शन की जो शरह होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम ये बखूबी जानते हैं कि ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट्स कई और बीमारियों से भी मुंसलिक होते हैं, जिसमें दिल की बीमारियां शामिल हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। ये भी चीजें हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं, और इन सब वजूहात की बिना पर इनके अंदर एक तो नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना सिर्फ चांसेस बल्कि उसका जो आउटकम है यानी उसका जो रिजल्ट है वो भी खतरनाक हो जाता है। जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे घर में जो भी बुजुर्ग मौजूद हैं या जो सुन रहे हैं उनको नमूनिया के खिलाफ जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कमाल से अभी बात हो रही थी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से भी काफी लड़ना पड़ता है। तो जरा हमें कुछ बताइए कि किस तरह से ये इलाज आम टीबी के इलाज से मुख्तलिफ है। देखिए, एक तो टीबी का ड्रग रेजिस्टेंस जैसे डॉक्टर कमाल ने बहुत अच्छे से बताया, हमारे पास लोगों की कमिटमेंट का इशू है। टीबी का इलाज लंबे अरसे पे मुहित होता है, पहले 9 महीने होता था, अब हमने इसको 6 महीने पर ले आए। मगर स्पेशली जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है इसका इलाज और मजीद लंबा होता है, ये कम से कम 18 से 22 महीने पर मुश्तमिल होता है। तो इतने लंबे अरसे तक दवा लेना अक्सर पेशेंट्स कमिटमेंट नहीं शो करते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। जहां उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब तबीयत बेहतर हो रही है, वो ना मुआलिज को फॉलो करते हैं ना इलाज लेते हैं, और इसी वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंस होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि प्रॉपर्ली इलाज लिया नहीं जाता है। जरासीम जो है वो उसके खिलाफ फिर अपनी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। होता यह है कि अब हमारे पास जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज है उसके अंदर जो दवाएं हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, फिर वो इजीली अवेलेबल नहीं है, वो हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती है। फिर जैसे मैंने बताया, अब इन दवाओं को लंबे अरसे पे भी दिया जाता है। आम टीबी के मुकाबले में इनका दौरानिया इलाज लंबा होता है, कम अज कम हमें इनको 16 से 22 महीने के दरमियान में हमें इनको देना पड़ता है, जिसमें हम पेशेंट का रिस्पॉन्स फॉलो कर रहे होते हैं, और डिफरेंट लेवल पे हम कल्चर करा के चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये कल्चर नेगेटिव होना शुरू हुए, पेशेंट नेगेटिव होना शुरू हुआ, और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। जी, तो इस तरह से मुख्तलिफ। तो इससे जाहिर होता है कि जब किसी को टीबी की तशखीस हो तो उसको अपना इलाज प्रॉपर करना है और बिल्कुल कहीं पे भी डिफॉल्ट नहीं करनी, दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि फिर उसके बाद जो इलाज होगा वो एक तो दवाइयों का नंबर बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और इलाज भी महंगा हो जाएगा। तो बिल्कुल जिसको भी टीबी तशखीस हो तो अपने मौलिज के मशवरे के मुताबिक इलाज करे और बीच में डिफॉल्ट ना करे, यानी दवा छोड़े नहीं। अच्छा, ये तो बात हुई टीबी की। अच्छा, आजकल हम अपनी ओपीडीज में क्वाइट कॉमनली एचआईवी के केसेस देख रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क में पहले इतना कॉमन नहीं था। तो चूंकि हमारा हॉस्पिटल सिंध और बलूचिस्तान और इसके इर्द गिर्द के एरियाज को ड्रेन करता है, तो इन इलाकों से ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि एचआईवी और एड्स में फर्क क्या है। अच्छा, एचआईवी एक्चुअली एक बीमारी है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कराता है। ये मैं और आप हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, मगर हाँ ये कॉमन एक सवाल है कि एड्स है। एड्स एक्चुअली एचआईवी की 4th स्टेज को कहा जाता है। एचआईवी की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज जो होती है उसके अंदर उमूमी तौर पे कोई अलामत नहीं होती है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, या अगर बहुत छोटी भी अलामतें हो तो जिसम में कहीं गुठलियां वगैरह हो सकती हैं, मगर कोई ऐसी अलामत नहीं होती जिसकी वजह से उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज मुतासर हो। मगर जैसे जैसे ये स्टेज प्रोग्रेस करती है तो ये अपनी फाइनल या टर्मिनल स्टेज, जिसको हम एड्स कहते हैं, उसकी तरफ प्रोग्रेस करती है। और यूजुअली पेशेंट्स जब इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो ये डॉक्टर से रुजू करते हैं, और उस स्टेज के ऊपर हमारे पास पेशेंट बहुत टर्मिनली इल होता है, फिर उसको अगर हम इलाज ऑफर भी करते हैं तो वो खातिर ख्वाह रिजल्ट हमारे सामने नहीं आते हैं। तो इसका हमारे पास बेहतर यही होता है कि अगर हाई रिस्क बिहेवियर है, कोई पास में ऐसी हिस्ट्री रही है जो एचआईवी की तरफ ले जा सके, तो उसकी अर्ली तशखीस करवा ली जाए, अपने मॉलेज को फॉलो किया जाए, उसकी एडवाइस पे उसका टेस्ट कराया जाए, और अगर तशखीस हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज रिसीव किया जाए। अच्छा, तो अभी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इब्तदाई अलामात क्या हैं जिसको महसूस करके मरीज को फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने मॉलेज को रुजू करना चाहिए। तो इब्तदाई अलामात कुछ बताइए। अच्छा, देखिए अलामतों की बेसिस में डॉक्टर नाशिर, हमारे पास सबसे कॉमन अलामत जो होती है वो
एक्सप्लेन, यानी वजन गिरा जा रहा है, आप कोई कॉज उसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही खुराक कम हो रही है, ना ही जो है वो कोई और चीज कम है, आप अपने तौर पे खुराक कम नहीं कर रहे हैं, वजन कम करने की कोशिश के लिए एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, मगर वजन घट रहा है। एक ये चीज हो गई। बुखार का आना जो कि समझ नहीं आ रहा, टेस्ट करवाए जा रहे हैं मगर कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, ये हो सकता है। फिर उसके बाद फिर बहुत कॉमन चीज होती है कि बार बार तरह तरह के डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन हो जाना, या एक ही तरह के इन्फेक्शन का बार बार होना, उसके अंदर हम HIV को सोचते हैं। फिर हमारे पास, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे जिसमें गुठलियां नमूदार हो सकती हैं, जिसमें कि गर्दन के अगले पिछले हिस्से, निचले हिस्से के अंदर, बगलों के अंदर, ये जगह कॉमन है जहाँ गुठलियां आ जाती हैं। अपार्ट ऑफ दिस हमारे पास स्किन के कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कोई खास किस्म के कैंसर हो सकते हैं, उसके अंदर भी HIV की तशखीस की जाती है। तो मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। फिर एक बहुत कॉमन चीज है जो मैं जो मैं कहूँगा कि कई पेशेंट्स की एक हाई रिस्क बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल वो ड्रग्स यूज करते हैं, इंजेक्शन, या बार बार जाके किसी करीबी क्लिनिक से इंजेक्शन लगवा लेते हैं, या अपने आप को करीबी दंदान साज से, डेंटिस्ट से ट्रीट करा रहे होते हैं, और उसके बाद अपने आप को स्क्रीन नहीं कराते हैं, वो इग्नोर करके बैठे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए अपना स्क्रीन। ओके, अच्छा, तो इसका जो इलाज है वो कहाँ से, अगर जैसे हमारे पास एक सवाल भी आया है कि अगर किसी को HIV हो गया है और वो दवाएं तो बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो ये अद्वियात की फराहमी कहाँ से होती है? कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे इसका इलाज होता है? नौशीन, इसकी दवाएं वाकई काफी एक्सपेंसिव होती हैं, और ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवेलेबल है मरीजों के लिए, चाहे कहीं पे भी हो। हमारे पास कराची के अंदर ही मल्टीपल सेंटर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिविल हॉस्पिटल के अंदर, इंडस हॉस्पिटल के अंदर, जिना हॉस्पिटल के अंदर, इसके अलावा आगा खान हॉस्पिटल के अंदर इजीली अवेलेबल होती हैं ये सारी दवाएं। वहाँ मरीज को सिर्फ अपने आप को जाकर एनरोल कराना पड़ता है, और उसकी लाइफ लॉन्ग जो मैनेजमेंट होती है वो वहीं से डील होती है, और फ्री दवाएं वहाँ अवेलेबल होती हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा है कि ये वाली चीजें जो हैं, जो इतनी महंगी अद्वियात हैं, वो उन्हें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इन सारे इन्फेक्शंस जो कि हमने अभी डिस्कस किए, इसके अलावा वो जो पुराने इन्फेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, हेपेटाइटिस A और E, जो कि गंदे पानी से फैलते हैं, वो आज तक भी हम लोग देख रहे हैं। और इन सब में वो पुराना मुहावरा जो है कि परहेज इलाज से बेहतर है, वो लागू आता है। हम लोगों को चाहिए, हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि वो साफ पानी का इस्तेमाल करें, हाथ की सफाई का ख्याल रखें, अपने खाने पीने की चीजों का ख्याल रखें। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं। हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, हम लोग इन सारी बीमारियों का बर वक्त इलाज मुहैया करते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवाइस देते हैं। मैं अपना प्रोग्राम इस बात पे कंक्लूड करूंगी कि अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, सेहतमंद रखे, लेकिन जहां भी कहीं जरूरत पड़े आपको इलाज की, तो बर वक्त आप अपने मौलिज से रुजू करें और ओवर द काउंटर दवाएं लेकर आप अपने मर्ज को खराब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।